हम प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 7.2। घन एवं घनमूल। 7.2 का पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। मैं आपको प्रीवियस टाइम या प्रीवियस डे जब क्लास ली थी उस दौरान बताया था कि हम घनमूल को दो विधियों से कर सकते हैं। हमारे पास दो विधियां, एक अभाज्य गुणनखंड वाली विधि और दूसरी विधि केवल देखकर ही आंसर बता देना। हमें देखकर आंसर तब बताना है जब हमें किसी विधि के लिए नहीं कहा गया हो, या फिर केवल आपको अवलोकन या विलोकनम या ध्यान से देखकर ही आंसर बताने के लिए कहा गया हो, तब भी आपको उस दूसरी विधि को प्रयोग में लेना है। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड के लिए पार्टिकुलरली कहा गया है तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि को ही प्रयोग में लेना होगा। पहले प्रश्न का पहला भाग है, उसमें प्रश्न दिया गया है 64। हमें 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना है। 64 अभाज्य गुणनखंड के लिए हमेशा हमें अभाज्य संख्या का ही प्रयोग करना है। अभाज्य संख्या के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी संख्या हमें प्रयोग नहीं लेनी है। अभाज्य संख्याएं हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ी थी कि वे संख्याएं जिनमें केवल एक का और उसी संख्या का भाग जाता है अभाज्य संख्याएं कहलाती है, और वे संख्याएं जिनमें एक का, उसी का और अन्य किसी संख्या का भी भाग चले जाता है वे भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो दो एक अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 का भाग 64 में हम देते हैं 32 बार, फिर से 2 का भाग 16 बार, 16 में 2 का भाग 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 में 2 का भाग 1 बार। हमें कभी भी 4 का, 6 का, 8 का, 9 का भाग नहीं देना है। यदि 2 का भाग नहीं जा रहा है तो हमें 3 का भाग देना होता है। यदि 3 का भाग भी नहीं जा रहा है तो फिर हमें 5 का, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 13, 17, 19 इस तरह अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं। तो जैसा कि हम लिख दें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये पूरा होगा 64 के बराबर। हम इसका सत्यापन भी कर सकते हैं। 2 गुणा 2 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 गुणा 2 बराबर 64। हम 3 3 के युग्म बना देंगे, क्योंकि घनमूल करना होता है तो अभाज्य गुणनखंड में भी 3 3 के युग्म बनाएंगे, और यदि संख्याओं में से कुछ करना है तो संख्या में भी 3 3 के युग्म बना देते हैं। हमारे पास में संख्या है 64, 64 में एक और जीरो लगाएंगे तो 0 64 अर्थात एक युग्म बन रहा है। अगर युग्म 1 बन रहा है तो ऐसी स्थिति में हमारा वर्गमूल में भी आंसर भी केवल 1 अंक वाली संख्या प्राप्त होगी। 2 युग्म बन रहे हैं तो वर्गमूल में हम घनमूल में हमें 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगी। एक इसमें से लेंगे और दूसरा इधर इसमें से लेंगे। 2 गुणा 2 बराबर होगा 4। घनमूल हमें प्राप्त होगा 4। इसे परिष्कृत रूप से हम इस तरह से लिख सकते हैं 64। इस तरह लिखेंगे तो ये वर्गमूल होगा, लेकिन वर्गमूल में अगर हम 3 लगा दें तो ये घनमूल कहलाएगा। 64 का घनमूल 2 गुणा 2 बराबर 4 प्राप्त होता है। आप समझ गए होंगे। हम अगले वाले क्वेश्चन को हल करें। इसी में सेकंड नंबर है 512। 512 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल करना होगा। इकाई अंक एक सम संख्या है तब तक 2 का भाग जरूर जाएगा। जब हमें लगता है कि एक सम संख्या प्राप्त नहीं है तो हमें 2 का भाग नहीं देना है। 2 का भाग जाता है 256 बार। 256 में 2 का भाग 128 बार, 128 में 2 का भाग 64 बार, और फिर 64 में 2 का भाग जाता है 32 बार, 32 में 2 का भाग 16 बार, 16 में 2 का भाग 8 बार, और 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 में 2 का भाग 1 बार। इस तरह हम इसे क्रिएट कर देते हैं।
आगे इसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 हम लिख चुके हैं। हमारे पास में 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है, 7 बार लिख चुके हैं। गुणा 2 बराबर 256। यहाँ युग्म बनेंगे, एक युग्म, 2 और ये 3 युग्म बनेंगे। प्रत्येक युग्म में से एक अंक को हमें चयन कर लेंगे। जैसा कि हमें पता है कि 512 का तो एक ही युग्म बनेगा, 3 अंकों का एक युग्म बनता है। 512 लिखना था, मैंने 256 लिख दिया गलती से। 512 3 अंकों वाली संख्या है और 3 अंकों वाली संख्या में एक ही युग्म बनता है। अतः हमें चाहिए कि जो संख्या प्राप्त हो रही है घनमूल वाली, वो एक अंक वाली संख्या ही प्राप्त हो। तो जैसा हम लिख सकेंगे 512 का घनमूल बराबर, एक इसमें से ले लिया, दूसरा अलग में से और तीसरा अलग में से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और हमें पता है 8 एक अंक वाली ही संख्या है। अगला क्वेश्चन 10,648, थर्ड नंबर 10,648। हम इसके भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जब तक हमें एक सम संख्या प्राप्त होती है 2 का भाग जरूर देंगे। 10 में जाएगा 2 का भाग 5 बार, 6 में 3 बार और 48 में 24 बार। फिर से 2 का भाग। जब हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल करने के लिए कहा गया है, तो इस ध्यान में रखना है कि जो एक बार जिस संख्या का भाग चला गया, अगली 2 बार और उसी संख्या का भाग जाएगा, अर्थात कम से कम 3 बार भाग चले जाएगा। यदि हमें कंडीशन में दिया गया हो किससे गुणा करना पड़ेगा, किससे भाग करना पड़ेगा, या किससे घटाना पड़ेगा, या कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी, तब इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2 का भाग 5 में 2 बार, बच गया 13, 13 में 6 बार, 12 में 6 बार और ये 4 में 2 बार, 2662 बार। फिर से 2 का भाग 26 में 13 बार और 62 में 31 बार। वैसे कंफर्मेशन तो इतना है, इकाई अंक एक विषम अंक है, इसलिए 2 का भाग संभव नहीं है। आगे 3 की भाज्यता के लिए देखते हैं, अंकों को जोड़ ले। 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8। यदि 9 होता तो 3 का भाग जा सकता था, 8 में 3 का भाग संभव नहीं है। 3 के बाद में 5 का भाग भी संभव नहीं है, क्योंकि इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए था, जैसा हमें इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दी गई है। 5 के बाद में 7 की भाज्यता वाला नियम लगा सकते थे कि इकाई अंक का दुगुना शेष संख्या में से लगातार घटाते रहेंगे। इकाई अंक का दुगुना शेष संख्या में से लगातार घटाते रहेंगे, और यदि घटाते समय हमारे पास में 2 अंकों वाली ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो कि 7 का एक गुणज हो सकता है, तो हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। आगे इसमें 7वीं भाज्यता के नियम के अनुसार अगर हम देखें, इकाई अंक का दुगुना घटाया जाए तो बचेगी संख्या 133 में से अगर 2 घटाया जाए तो 131 प्राप्त होता है। 133 में से 2 घटाएंगे, यानी कि मैंने कहा इकाई अंक का दुगुना शेष संख्या में से, इकाई को तो हटा ही दिया, इसका दुगुना करना है, शेष हमारे पास में 133 बचा, बचेगा 131। 131 में भी फिर दोबारा से अगर चलाना चाहें तो बचेगा 13, और इकाई अंक 2 का दुगुना, 2 घटाएंगे, 13 में से 2 घटाने पर 11 प्राप्त होता है। अतः 7 का भाग तो संभव ही नहीं है। 11 की भाजकता में होता है कि विषम अंकों को जोड़ लो और सम अंकों को जोड़ लो, अगर 0 11 22 आता है तो ठीक है, अन्यथा नहीं है। सम कहेंगे नंबर, विषम तो हो गया 1 नंबर और 3 नंबर वाला, और सम हो गए 2 नंबर और 4 नंबर वाला। सम संख्या से मतलब नहीं है, यहां सम का अर्थ है उसके स्थान से। इकाई और सैकड़ा वाला विषम होंगे, दहाई और हजार वाला सम होंगे।
1 और 3 4 और 3 और 1 4, दोनों का अंतर करेंगे 0 आता है। 11 का भाग जरूर जाएगा और वैसे हमें पता भी होना चाहिए 11 में 13 से 31 में 11 का भाग 121 बार जाता है, फिर से 11 का भाग यहाँ 11 बार जाएगा और 11 का भाग 11 में 1 बार जाएगा। इसे हल करें, देखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 11 गुणा 11 गुणा 11, इन्हें जब हल करेंगे तो हमें 10,648 प्राप्त होता है। युग्म बनाएंगे नंबर 1 और नंबर 2। एक युग्म बनेगा 2 का और एक युग्म बनेगा 11 का। अतः घनमूल के लिए लगाएं हम 10,648 बराबर 11 दूनी के 22 और घनमूल के लिए हमें यहाँ इसमें 3 लगाना होगा। ठीक इसी तरह आगे इसका 4th, 5th और 6th क्वेश्चन जो कि 3 या 4 अंकों वाले हैं हल कर सकेंगे। हम 7वां क्वेश्चन इसका हल कर रहे हैं। 7वें क्वेश्चन में है 1,10,592। इस बड़ी संख्या के लिए भी हमें अभाज्य गुणनखंड वाली विधि अपनानी पड़ेगी। जैसा कि हमें विदित है कि इकाई अंक एक सम संख्या है, अतः 2 का भाग जरूर दे सकेंगे। 2 का भाग 10 में 5 बार जाता है, शेषफल बचता है 1, फिर 10 में 5 बार, 5 में 2 बार, 19 में 9 बार और 12 में 6 बार। दोबारा से 2 का भाग 2 बार, 7 बार, 6 बार और 48 बार। फिर आगे फिर से 2 का भाग हम दे सकते हैं 27 में 13 बार, 16 में 8 बार और 48 में 24 बार। फिर से 2 का भाग, जब तक हमें एक सम संख्या मिलती रहेगी हम 2 का भाग देते रहेंगे। 13 में 6 बार और 18 में 9 बार और 24 में 12 बार। फिर से हम 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार, 9 में 4 बार, 11 में 5 बार और 12 में 6 बार। 1728, 2 का भाग 864 बार, 432 बार, 216 के बाद में क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आती है कि हम जल्दबाजी में जब हल करते हैं तो 2 में 1 का भाग 1 बार दे देते हैं और 16 में भाग दे देते हैं 8 बार, जबकि हम ये विचार नहीं करते कि जब भी हमें भाग करना होता है तो एक बार में एक ही स्टेप को क्लियर करते हैं, हम एक बार में 16 नहीं लेते हैं। जब पहले 2 में 1 का भाग 2 में 2 का भाग 1 बार दे देते हैं, अगले स्टेप में 1 उतारते हैं ऊपर से। अब उस संख्या के भाग के लिए जब एक छोटी संख्या नहीं जाता है तब भी हमें 0 बार भाग देना होता है। यही एक क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आती है इन क्वेश्चन में। फिर से 2 का भाग देते हैं हम 54 बार, 54 में 2 का भाग 27 बार, 27 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग 9 बार और 9 में 3 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। इस तरह हम इतनी बड़ी इस संक्रिया को हल करते हैं। जैसा हम इसमें देख लें 2 को युग्म में 1 बार, 2 बार, 3, 4 और 3 का युग्म बनेगा 1 बार। हम इसे लिख सकेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4, 4 युग्म बनने का मतलब है कि 12 बार हमारे पास 2 होना चाहिए। एक युग्म में, दूसरा, तीसरा युग्म में और चौथे युग्म के लिए फिर से हम 1 बार 2 लिखेंगे। फिर 3 गुणा
3 गुणा 3, इसका भी एक युग्म बनेगा बराबर, और ये होगा 1,10,592 के बराबर। इसका जब हम घनमूल करेंगे तो घनमूल के लिए लिखेंगे हम 1,10,592 घनमूल बराबर इसमें से 2, इसमें से भी 2 और इधर वाले में से 3 लेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी के 48 बराबर हमें घनमूल होगा वो 48 प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 2 है, बताइए सत्य है या असत्य। पहला है, किसी भी विषम संख्या का घन एक सम संख्या होता है। हमें ध्यान ये रखना है कि विषम संख्या का घन तो सदैव एक विषम संख्या ही होता है। जैसा हम इसके लिए एक सारणी बना चुके थे, उस सारणी में अध्ययन करने पर हम पा सकते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन का आएगा असत्य। नंबर 2, किसी एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो वास्तव में हमें सही बताया गया है कि कोई भी पूर्ण घन संख्या 2 शून्यों पर समाप्त नहीं हो सकती, या तो शून्यों की संख्या हो 3 या फिर 6। तो कथन सत्य है। नंबर 3, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। देख लेते हैं क्या कुछ होगा। माना कि हमारे पास में एक संख्या है 5, अगर इस 5 का घन करते हैं तो हमें 25 प्राप्त होता है। प्रश्न में दिया गया है किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, समाप्त हो रहा है 5 पर। अब अगर इसका घन किया जाए, इसी संख्या का घन किया जाए, जैसे 5 का घन है, तो 5 का घन करने पर हमें 125 प्राप्त होता है। तो भाई यहां 25 भी आ रहा है। वर्ग अगर 5 पर समाप्त हो रहा है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो यह कथन सत्य है। नंबर 4, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। जैसा हम स्पष्ट करते आए हैं कि 1 का घन 1 होता है, जबकि 2 का घन 8 होता है, और हमें बताया गया है कि 8 पर तो कोई घन समाप्त ही नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत है, अतः हम कहेंगे कथन असत्य है। नंबर 5, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों वाली संख्या का घन एक 3 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो वास्तव में कभी भी संभव नहीं है। ये जितने हम पढ़ चुके हैं कि जितने युग्म बनते हैं उन युग्मों के अनुसार संख्याएं कन्फर्म होती है कि 3 अंकों वाली संख्याएं हैं तो 1 अंक वाली संख्या उसका घन प्राप्त होगा, और जब 4, 5 या 6 अंक होते हैं तो उसका घन एक 2 अंक वाली संख्या होगा। तो 2 अंक वाली संख्या का घन 4 से लेकर और 6 संख्याओं में होता है, 3 अंकों वाली कभी भी नहीं हो सकता। इस कथन के लिए भी हम कह सकते हैं असत्य। छठा है अगला, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। भाई इस घन बनाने के लिए, घनमूल करने के लिए हम 3-3 के युग्म बनाते हैं। एक युग्म में 3 तो दूसरे युग्म में टोटल हो जाएंगे 6, जबकि कह रहा है कि 7 से अधिक होता है। तो यह कथन भी असत्य है। अधिकतम 7 ही अंक हो सकते हैं। 7वां और अंतिम 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकता है। तो हमने कन्फर्म किया 1 अंक वाली संख्या 1 और उसका घन भी 1। 1 अंक वाली संख्या है। 2 अंक वाली संख्या 2 जिसका घन प्राप्त हो रहा है 8, 8 भी 1 अंक वाली संख्या है। तो कथन सत्य है। हम लिखेंगे यहां सत्य। अगला है प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में है, आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या होगा?
इसी प्रकार से हमें 4913, 12167 और 32768 का भी अनुमान लगाना है। 1331 का अनुमान द्वारा घनमूल, अनुमान द्वारा घनमूल, अर्थात हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है, केवल इसमें देखकर ही पता लगाना है कि घनमूल क्या होगा। पहले हम संख्या को स्पष्ट रूप से लिखते हैं और 3-3 अंकों के युग्म बना लेते हैं। इस युग्म में केवल एक संख्या है तो मैंने डबल शून्य करके और इससे भी 3 अंकों वाली संख्या बना दिया। हमें केवल 2, 3, 7 और 8 का ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा इनका परमित्र अंक आता है, बाकी अंक वही रहेंगे। घनमूल का इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक संख्या के अनुसार, संख्या के अनुसार आता है। जो संख्या 1 है तो 1 ही आएगा, अगर 2 होता तो 8 आ जाता, 3 होता तो 7 आता, अगर 8 होता तो 2 और 7 होता तो 3, बाकी अंकों के लिए वही होगा। दूसरा है वो घनमूल में से करेंगे दहाई अंक, घन की परास में। तो हमें तो पता है 1 से लेकर परास, 1 से लेकर 7 तक 1 की ही परास होती है, तो 1 पर भी 1 रहेगा और 7 तक भी 1 रहेगा। हमारे पास संख्या 1 है तो ये 1 पर ही रहेगा, तो हम लिखें अतः घनमूल बराबर 11। हमने गुणन अभाज्य गुणनखंड भी नहीं किया और आंसर भी सरलता से स्पष्ट हो चुके हैं। अगला है इसमें 4913, 4913 का घनमूल। जैसा हमें विदित है इकाई अंक 3 के लिए 7, क्योंकि 2, 3, 7 और 8 अपने परम मित्र अंक को बुलवाते हैं। पहले हम इसके लिए युग्म बना लेते हैं, 913 का एक युग्म और 004 का एक युग्म, संख्या का घनमूल का, घनमूल का इकाई अंक। संख्या के अनुसार तो इकाई अंक 3 के स्थान पर होगा 7, दहाई अंक जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं परास में से आएगा, 1 से लेकर 7 तक 1 ही रहता है तो 4 पर भी 1 ही होगा, तो 1 और घनमूल बराबर, घनमूल प्राप्त होगा हमें 17। अगला है 12167, 12167 युग्म बनाएंगे 12, 1, 6, 7, तो 167 का युग्म 1 और 0, 12 का युग्म अलग से बना देते हैं। 7 के लिए वही ध्यान रखना है, 7 का 3 होगा, घनमूल का इकाई अंक, सात के लिए होता है 3 और दाई अंक, दाई अंक होता है परास में से। हमें ये भी पता है कि 2 की परास 8 से लेकर और 26 तक होती है, तो 8 और 26 के कहीं बीच में आएगा, वो 2 के लिए ही आएगा, तो दाई अंक प्राप्त होगा हमें 2, तो हम लिखें अतः घनमूल। एक अंतिम है 32,768, वही पहले इनके युग्म बनाएंगे, 768 का एक युग्म और 032 का एक युग्म। 2, 3, 7 और 8 वाली ही समस्या उत्पन्न हो रही है। घनमूल का इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक 8 के लिए तो 2 आता है, मैं 2 ही लिखूंगा,
2.5 अंक परास में, तो 2.5 अंक। बत्तीस तो 3 की परास में आता है, क्योंकि 3 की परास 27 से लेकर और 63 तक होती है, तो 27 और 3 के 63 के बीच में आएगा, वो 3 के पास ही रहेगा। तो हम लिखें अतः घनमूल, अतः घनमूल बराबर 32। तो इस तकनीक की एक सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि हमें अभाज्य संख्या की स्थिति का कोई आवश्यकता ही नहीं है कि कौन सी अभाज्य संख्या है, किसका हमें भाग देना है। अभाज्य संख्या वाली विधि से जब हम हल करते हैं तो कई बार हमें वहां भाग देते समय सुनने वाली समस्याएं आ जाती है बीच में, जैसे कई बार जल्दबाजी में 216 में 2 का भाग देते हैं और सीधा 2 में 1 बार और 16 में 8 बार अर्थात 18 ही कर देते हैं, तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। यहाँ भाग गुणा वाली समस्या ही नहीं होती है, अतः इस विधि में गलती होने की संभावनाएं 99% तक तो नहीं है, केवल 1% गलतियां हो सकती है जो आपकी लापरवाही की वजह से संभव है।